जरा सोचिए, आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसी जबरदस्त घटना हुई जिसने पृथ्वी पर जीवन का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। डायनासोर का राज अचानक खत्म हो गया। पर ये हुआ कैसे? चलिए, इस वैज्ञानिक जासूसी कहानी में उतरते हैं और उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दशकों तक दुनिया को उलझाए रखा। तो इस पड़ताल में हम खोज के इस 5 खंडों वाली यात्रा पर चलेंगे। एक अनसुलझे रहस्य से शुरू करेंगे और उस दिन तक पहुंचेंगे जब हमारे ही पूर्वजों के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खुला। चलिए, समय में 6.5 करोड़ साल पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो विशालकाय जानवरों से आबाद थी और फिर अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर हुआ क्या था। ये वो सवाल है जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को हैरान, परेशान कर रखा था, और इसके जवाब की खोज ने हमें पृथ्वी के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक के सामने ला खड़ा किया। वैज्ञानिकों के हाथ लगा एक तरह का भूवैज्ञानिक क्राइम सीन, जिसे केपीजी सीमा कहते हैं। असल में ये मिट्टी की एक पतली सी परत है जो दुनिया भर की चट्टानों में मिलती है। इसके नीचे डायनासोर के जीवाश्म भरे पड़े हैं और ठीक इसके ऊपर एक भी नहीं। ये साफ इशारा था एक अचानक हुई, पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटना का। और फिर 1980 में भौतिक विज्ञानी लुइस एल्वारेज और उनकी टीम को एक जबरदस्त सुराग मिला, एक ऐसा तत्व जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्हें उस मिट्टी की परत में इरिडियम की मात्रा सामान्य से 160 गुना ज्यादा मिली। अब देखिए, इरिडियम धरती की सतह पर बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों में ये आम बात है। ये पहला ठोस सबूत था कि शायद मौत आसमान से बरसी। तो थ्योरी तो आ गई थी, एक विशाल क्षुद्र ग्रह की टक्कर। लेकिन अगर ऐसा था तो गड्ढा कहाँ था? अब कहानी उस इम्पैक्ट क्रेटर की विश्वव्यापी खोज के दौर में पहुंचती है। इस सबूत को ढूंढने में 1 दशक से ज्यादा लग गया। 1980 में एल्वारेज टीम ने थ्योरी तो दे दी, पर गड्ढा कहाँ था? मजे की बात यह है कि लगभग उसी समय तेल कंपनी के एक जियोफिजिसिस्ट ग्लेन पेनफील्ड ने असल में वो गड्ढा ढूंढ भी लिया था, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार 1991 में जब सारे सुराग एक साथ जुड़े, तब जाकर दुनिया को डायनासोर के हत्यारे का ठिकाना मिला। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये विशाल गड्ढा 180 किलोमीटर चौड़ा सालों से नजरों के सामने ही छिपा हुआ था। तेल की खोज करने वालों ने इसे देखा था, पर उन्होंने सोचा कि यह कोई ज्वालामुखी होगा और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सालों तक जब उनकी खोज को नजरअंदाज किया गया, तो ग्लेन पेनफील्ड ने मजाक में कहा कि उन्होंने इसका नाम चिकशलूब इसलिए रखा ताकि जिन वैज्ञानिकों और संस्थानों ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी जुबान इसका नाम लेने में ही लड़खड़ा जाए। अब उस कयामत के दिन पर ध्यान देते हैं, जब वो चट्टान आसमान से गिरी तो असल में हुआ क्या था। इसका पैमाना हमारी कल्पना से भी परे है। टक्कर मारने वाला एस्ट्रॉयड 10 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था। मतलब ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था और वो अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा था। इसकी टक्कर से 72 टेराटन TNT के बराबर ऊर्जा पैदा हुई। इसे ऐसे समझिए कि इतिहास में आज तक बने हर परमाणु बम की ताकत को मिला भी दें तो ये उससे हजारों गुना ज्यादा थी। इसके नतीजे कयामत से कम नहीं थे। टक्कर की जगह के पास हवा की रफ्तार थी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। वायुमंडल में 25 खरब टन मलबा फैल गया, और जब यह मलबा आग के गोलों की तरह वापस बरसा तो उसने दुनिया भर के जंगलों को जलाकर राख कर दिया। धूल और सल्फर के एक घने बादल ने सूरज को सालों तक ढके रखा, जिससे धरती जम गई और 75% जीवन खत्म हो गया। लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकी। टक्कर के सबसे ताकतवर असर में से एक था एक ऐसी सुनामी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये सुनामी कितनी जबरदस्त थी। 2004 में आई हिंद महासागर की विनाशकारी सुनामी से इसकी ऊर्जा 30,000 गुना ज्यादा थी। 30,000 गुना। ये आधुनिक इतिहास की किसी भी सुनामी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। टक्कर के सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही फेंके गए मलबे ने पहले तो एक 4.5 किलोमीटर ऊंची लहर बनाई, और जब वो लहर थोड़ी शांत हुई तब भी एक 1.5 किलोमीटर ऊंची सुनामी ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यह लहर इतनी ताकतवर थी कि इसने टक्कर वाली जगह से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की तलहटी को खुरच के रख दिया और भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में अपने निशान हमेशा के लिए छोड़ दिए। तो हाँ, ये पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे बुरा दिन था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस राख से कौन सा नया जीवन उभरा?
टक्कर ने दुनिया के जंगलों को जला दिया था। अचानक पेड़ों में रहने का कोई फायदा नहीं था। अब जिंदा रहने की कुंजी थी जमीन पर टिके रहना। यह एक बहुत बड़ा विकासवादी फिल्टर था। पेड़ों पर रहने वाले जीव, जिनमें कई शुरुआती पक्षी और स्तनधारी शामिल थे, लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन जो जमीन पर रहते थे, उनके बचने का मौका कहीं ज्यादा था। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। डायनासोर के जाने के बाद हमारे अपने पूर्वजों यानी स्तनधारियों के लिए मैदान साफ हो गया। उन्होंने तेजी से विकास किया और ग्रह पर हावी हो गए। दिलचस्प बात यह है कि हमारे सबसे शुरुआती प्राइमेट पूर्वज शायद पेड़ों पर रहने की अपनी क्षमता बचाने में कामयाब रहे, और जैसे ही जंगल वापस उगे वे पेड़ों पर लौट गए। तो अंत में ये सोचने वाला सवाल बचता है, क्या एक विनाशकारी प्रलय जिसने दुनिया के शासकों को मिटा दिया, वही घटना थी जिसने आखिरकार हम इंसानों के अस्तित्व का रास्ता खोला? शायद पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे बुरा दिन था, वही हमारे लिए सबसे जरूरी दिन था।